चलिए, तो कंपाउंड पेंडुलम का सेटअप आपके सामने अब होने जा रहा है, जिसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने एक सामान्य रूप से जितना कम से कम स्पेस में ब्लैक बोर्ड पर जरूरत पड़ेगी उतना काम कर लिया है। देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है सबसे पहले, तो आपसे जब भी कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या है तो कभी नहीं कहना चाहिए कंपाउंड पेंडुलम है, क्योंकि अगर कंपाउंड पेंडुलम आप कहते हैं तो कंपाउंड पेंडुलम इज अ सिस्टम नॉट अ ऑब्जेक्ट। दोनों चीज़ों को अंतर समझिए, कंपाउंड पेंडुलम आपका सिस्टम है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप पहली काम को समझिए कि क्या हम उस सेटअप से निकालने जा रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में देखिए हमने साफ तौर पर आपको दिखाया है कि हम ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पहला है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा है आपका द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द पेंडुलम। हम यहाँ वास्तव में द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही कैलकुलेट करते हैं। हमारा बहुत फोकस अभी रेडियस ऑफ जाइरेशन पर नहीं है, लेकिन वो भी कैलकुलेट बड़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक की रीडिंग और ग्राफ आप बनाएंगे वहाँ से वो कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, देन यू कैन आंसर टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड विथ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर अ कंपाउंड पेंडुलम एंड टू डिटरमाइन। ठीक है ना, तो पहले इतना काम पहले कर लेंगे और फिर उसके बाद की बात आगे की जाएगी। स्पष्ट है? अब देखिए क्या apparatus इस्तेमाल होता है, सामने लिखा हुआ है बार पेंडुलम, स्टॉपवॉच, टेलीस्कोप एंड मीटर स्केल। ठीक, इतनी चीजें आप इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, फार्मूला यूज्ड, तो आप देख रहे हैं T = 2π√L + K² अपॉन G, जो आप जानते हैं कि हम लोगों ने थियरी की क्लास में इसका पूरा डेरिवेशन भी पढ़ा है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो K है वही रेडियस ऑफ जाइरेशन है। तो इस तरह से L + K² जो है उसको आप कैपिटल L का देखिए नाम दिए हैं, और वो कैपिटल L कहलाता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। तो इस तरह से आपका वो फार्मूला यूज्ड है। L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम। अभी हम उस पर L पर चर्चा करने की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए बेसिक प्रिंसिपल हेडिंग रहती है, जैसा मैंने आपको बताया है, उसमें जो जरूरत की चीज़ें होंगी वेरी शॉर्ट वे में अपनी बात को रखेंगे। डिटेल चीज़ें पढ़ने के लिए, समझने के लिए अलग से जानी जाती हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल है, जिसमें लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉपवॉच है, क्योंकि हम टोटल कैलकुलेशन जो है टाइम पढ़ने जा रहे हैं तो स्टॉपवॉच की मदद से पढ़ेंगे। और उसके बाद टेबल आपके सामने बना हुआ है। अब इस पर काम करना शुरू करें तो पहला काम सेटअप पर पहुंचने के बाद क्या होगा, आपको लीस्ट काउंट पढ़ने आना चाहिए स्टॉपवॉच का। तो लीस्ट काउंट पहले होता क्या है ये जानकारी होनी चाहिए। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, तो कहा जाता है कि लीस्ट काउंट किसी भी सेटअप पर जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू पढ़ी जा सके वही उस सेटअप का क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। कैसे निकालते हैं, तो कहा जाता है कि निकालने का तरीका क्या होता है, आप कहते हैं मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल के एक खाने का मान और बटे वर्नियर स्केल पर बने कुल खानों की संख्या। अगर आपका एक ही स्केल है तो जो मेन स्केल के एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू आई वही लीस्ट काउंट हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने मीटर स्केल है, अगर आप मीटर स्केल पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच में जो स्पेस है इसको छोटे छोटे 10 स्मॉल डिवीजन्स में डिवाइड किया गया। तो ये जो 10 स्मॉल डिवीजन्स बने ये बता रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर कितने भाग में बांटा गया, 10 भाग में बांटा गया। तो एक भाग का मान कितना हुआ, 1/10, तो 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर बात, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल। अब चूंकि इस पर एक ही स्केल था इसलिए डायरेक्ट आप पढ़ लिए। अगर आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिस पर मेन स्केल भी हो और आपके पास वर्नियर स्केल भी हो, वहां के लिए भी मैंने बताया कि कैसे लिस्ट काउंट पढ़ेंगे। तो पहला काम क्या होगा इस सेटअप के लिए, इस कंपाउंड पेंडुलम को करने के लिए हमारे पास पहला काम होगा स्टॉपवॉच का लिस्ट काउंट पढ़ना। देखिए कुछ इस तरह की स्टॉपवॉच आपको मिलेगी। अगर इस स्टॉपवॉच को पाएंगे जब आप,
तो आप देखेंगे इसमें दो तरह की, आप कुल मिला जुला करके देखेंगे तो दो तरह के, अब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वहाँ से डिटेल दिख जाएगी। तो आप देखेंगे इसमें दो तरह का नंबरिंग दिखाई देगा, एक ब्लैक और एक रेड। अब देखेंगे दो सुइयां भी दिखाई देंगी, देखिए एक बड़ी सुई है, एक छोटी सुई और लगी हुई है। तो छोटी सुई जहां चल रही है वहां देखेंगे तो दो कलर का ब्लॉक दिखाई देगा, एक वाइट ब्लॉक है और एक रेड ब्लॉक है। वाइट ब्लॉक में जब छोटी सुई चलती हुई रहेगी तो इसका मतलब है बड़ी वाली सुई का ब्लैक वाली रीडिंग पढ़नी है, और रेड ब्लॉक में जब वो छोटी सुई चली जाएगी तो इसका मतलब है बड़ी वाली सुई जो देख रहे हैं आप उस पर आपको रेड पर बने हुए इंडिकेशंस को पढ़ना है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ये अपने एक चक्कर को जब पूरा करेगी तो एक वाइट ब्लॉक छोटी वाली सुई चलेगी, और एक चक्कर का मतलब अगर यहाँ देखें तो ब्लैक कलर से लिखा हुआ 30। इसका मतलब है कि एक चक्कर जब बड़ी वाली सुई पूरा करती है तो 30 सेकंड चलती है, और 30 सेकंड जब वो चलती है तो छोटी वाली सुई अपना एक वाइट ब्लॉक पूरा कर लेती है। अब उसके बाद जब वो रेड पर जाएगी तो देखिए 31, 32 इस तरह से आपको रीडिंग मिलना यहाँ शुरू हो जाएगा। क्लियर बात? अब देखिए तो अब यहाँ देखा जाए कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट देखने के लिए चलें तो ये 30 है और ये देखिए 31 है। 30 को आप मान के चलो कि वहीं से शुरू कर रहे हो 0, और 31 का मतलब 1 सेकेंड, ठीक। तो 31 माइनस 30 दैट इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने डिविजन्स बने हुए हैं अब गिनेंगे हम। तो यहाँ से साफ तौर पर दिख रहा है कि 30 से 31 के बीच में जो है कुल 10 डिवीजन बने हुए हैं। इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.1 सेकेंड। तो ये आपको मिल गया लीस्ट काउंट इस घड़ी का, और इस घड़ी का लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेकेंड। ये पहला काम हो गया, तो 0.1 सेकेंड लीस्ट काउंट हो गया। अब प्रश्न उठता है कि सेटअप पर काम करने जा रहे हैं, इतना तो रीडिंग पहला सेटअप पाते ही देखिए लिस्ट काउंट का काम कर लिए। अब सेटअप पर काम करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो दिमाग में थियरी का पूरा फॉर्मेट होना चाहिए कि कंपाउंड पेंडुलम क्या है। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कंपाउंड पेंडुलम क्या है। तो कंपाउंड पेंडुलम बेसिकली एक कहा जा सकता है रिजिड बॉडी है। एनी रिजिड बॉडी, इसीलिए इसकी डेफिनेशन ही बनती है, एनी रिजिड बॉडी इज सेड टू बी अ कंपाउंड पेंडुलम इफ इट इज कैपेबल टू ऑसिलेट अबाउट अ vertical axis, or if it is capable to oscillate in vertical plane about an horizontal axis। अगर कोई रिजिड बॉडी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेशन करने की क्षमता रखती है तो वह कंपाउंड पेंडुलम की तरह बर्ताव करेगी। केवल शर्त एक है कि वह हॉरिजॉन्टल एक्सिस उस रिजिड बॉडी में कहीं से भी पास करे, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को छोड़कर, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर वो पास करेगी तो कोई भी ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर बात? तो यह ध्यान में रखने की बात है। अपने सेटअप के लिहाज से, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिहाज से जो कि आपको दिख रहा है, अगर इसके लिहाज से आपको डिफाइन करना है कि क्या है कंपाउंड पेंडुलम, तो आप कहते हैं कंपाउंड पेंडुलम बेसिकली एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार है। देखिए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार, रेक्टेंगल तो दिखाई दे रहा है। यूनिफॉर्म मींस क्या हुआ, कहीं से भी आप यूनिट एरिया को कट कीजिए, कहीं से भी पूरे भाग में से कहीं से भी यूनिट एरिया को जब आप कट करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका जो मास होगा वो समान होगा, दैट इज डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि आपको मालूम है मास पर यूनिट एरिया क्या होता है, डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी तो आप कहेंगे कि यह रॉड क्या है, यूनिफॉर्म। क्लियर है? अगर इस रॉड की डेंसिटी यूनिफॉर्म है और यह रॉड यूनिफॉर्म है तो बताइए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, सेंटर पर लाई करेगा। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान है, डेंसिटी एक समान है, तो इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पर लाई करेगा। इसीलिए देखिए बीचों बीच में जो होल होना चाहिए वो होल नहीं दिया गया है, क्योंकि वहां से ऑसिलेशन नहीं कराना है।
तो एग्जैक्टली इस सेटअप के हिसाब से डेफिनेशन क्या बनी, आप कहते हैं कंपाउंड पेंडुलम इज अ सिस्टम व्हिच कंसिस्ट अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार हैविंग नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, हैविंग नंबर ऑफ होल्स। अब इस नंबर ऑफ होल्स में भी विशेषता है कि सभी होल्स बराबर दूरी पर होने चाहिए। अगर इस बात को भी डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट करना है तो कहेंगे हैविंग नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट होल्स, हैविंग नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट होल्स इन अ लाइन। एक ही सीध में देखिए बराबर दूरी पर होल्स बने हुए हैं। एंड इज कैपेबल टू ऑसिलेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये देखिए ये जो निफ के आकार का कील दिखाई दे रहा है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का काम करेगा, और किसमें, इन अ वर्टिकल प्लेन। तो आप इस डेफिनेशन को पूरा करें तो आप कहेंगे कि कंपाउंड पेंडुलम इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार हैविंग नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट होल्स इन अ लाइन एंड इज कैपेबल टू ऑसिलेट इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। प्रश्न आगे बढ़ा कि जब यह पूरा सेटअप आपको दिख रहा है तो कैसे काम करना शुरू करेंगे और यह सेटअप वास्तव में कैसे एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करते हैं, आप जितने होल्स बने हुए हैं पहले उस पर आइए। तो नॉर्मली आपके पास जो लैबोरेटरी में ये जो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार है ये 1 मीटर का है, ये स्टैंडर्ड पैमाना है, 1 मीटर का है और बराबर दूरी पर होल्स बनने हैं। तो आपको देख करके कैलकुलेशन समझ में आ जाना चाहिए कि कुल 19 होल्स बनेंगे, जिसमें से सेंटर वाले को दिखाया नहीं गया। तो 19 - 1 कितना हुआ, 18, तो 18 मतलब देखिए 9 ऊपर और 9 नीचे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से 9 नीचे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर 9 और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे 9। प्रश्न यहाँ कहा जाता है कि अब इसका मतलब ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, इसीलिए कहा जाता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन आर इंटरचेंजेबल टू ईच अदर। जहां से भी आपने इस कील को लगाया वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे जो है वो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन का काम करता है। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो अगर इस रॉड को पलटे तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी थियरी से भी इसका डेरिवेशन है, मैं क्लास में डिस्कस भी डिटेल कर चुका हूं। अब इसको करने की ओर बढ़ेंगे कि कैसे इसको परफॉर्म किया जाए। तो परफॉर्म करने के लिए अगर आप बढ़ें तो प्रोसीजर में पहला नंबर जानिए कि ये जो कील है इसकी क्या विशेषता होती है। कील जो होती है वो निफ के आकार का होता है, चाकू के धार के आकार का होता है। इसीलिए देखिए ये दिख रहा है ना, ये सिरा, ये सिरा देखिए, यहाँ से देखिए ये सिरा एकदम देख रहा है ना, ये देखिए एकदम धार टाइप का दिखाई दे रहा है। अब ये क्या होता है, मतलब देखिए ये मेरा हाथ देखिए 2 प्लेन है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। जब 2 प्लेन ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 2 प्लेन एक दूसरे को जब कट करेंगे तो द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। ये आप ज्योमेट्री में थ्योरम पढ़े हुए हैं कि जब 2 प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। यही चीज देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस सेटअप में कि ये आप देख रहे हैं, ये आप देखिए यहाँ आप देखिए इस सेटअप पर ये देख रहे हैं ना, ये देखिए इधर से देखिए ये स्लोप, इधर से देखिए ये स्लोप, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन टाइप की चीज दिखाई दे रही है, ये देखिए। ठीक है, ऐसा क्यों बनाया गया, ताकि फ्रिक्शनलेस ऑसिलेशन हो सके। फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए प्रयास किया गया, क्योंकि आपको मालूम है फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द कांटेक्ट सरफेस, और लाइन जब होगी तो एरिया होगी ही नहीं, और जब एरिया होगी नहीं तो फ्रिक्शन होगा नहीं, तो ये फ्रिक्शनलेस ऑसिलेशन होगा। इसी प्रयास में ये जो कील है इसका शेप कैसा बनाया जाता है, निफ के आकार का बनाया जाता है, नाइफ, चाकू की धार। तो अब देखिए पहला काम करेंगे कि आप इस सेटअप में जाएंगे, जब काम करेंगे तो आप पहला काम करेंगे कि कोई भी स्क्रू एक तरफ से खोल देंगे और पहले नंबर वाले होल से इसको लगाएंगे। पहले नंबर वाले होल से लगाने पर यह जरूर इंश्योर करेंगे कि जब इस रॉड को आप लटकाएं, हैंग करें, तो आप उस सिरे से हैंग करें जहां पर चाकू की धार
टाइप की चीज बनी हुई है, क्योंकि अब आपको उसकी फिजिक्स मालूम चल चुकी है कि फिजिक्स क्या है। तो पहला चीज देखिए ये रहा, और ये देखिए अपर आप इसको कस दिए तो ये जो नीचे देखिए सिरा है ये वही चाकू की धार वाला सिरा है। अब आप पहला नंबर होल से आपने इसको लटकाया और इसको हम इस तरह से सस्पेंड कर दिए, लटका दिया। देखिए और दूसरा काम क्या करते हैं, लटकाने के बाद आप इसको क्या करते हैं, रोक देते हैं, ये रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आने के बाद लगभग 10 डिग्री से कम का ही आप एंगल लेते हैं, और आपको मैं पढ़ाया भी हूँ कि जो एंगल ऑफ ऑसिलेशन होता है कंपाउंड पेंडुलम में वो 0 से 5 डिग्री का स्टैंडर्ड होता है। तो बहुत हल्का सा ऑसिलेट कराते हैं आप इसे। ये काम हो गया, टेबल आपका देखिए तैयार है। देखिए जितना अब पूछा जाए कि इस एक्सपेरिमेंट को परफेक्ट रूप से और एक्यूरेट रूप से अगर करना हो तो क्या करें, तो आप जान लीजिए कि जितना अधिक से अधिक नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसको आप यहाँ रीड करेंगे आपका एक्सपेरिमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा। लेकिन चूंकि अपने पास टाइम की भी बाउंडेशन रहती है, इसलिए हम अभी के तौर पर देख सकते हैं आप, मैंने ऊपर लिख रखा है कि मैं 10 ऑसिलेशन के लिए टाइम को नोट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, 10 ऑसिलेशन। तो 10 ऑसिलेशन को हम लोग नोट करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और 10 ऑसिलेशन होते ही स्टॉप वॉच को हम ऑफ करेंगे और आपको रीडिंग बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो फर्स्ट होल से हमने सस्पेंड किया। देखिए जैसा कि आप यहाँ निशान देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी निशान लगा रखा है। जब भी निशान पर आप आएंगे तो ये देखिए अब आप आ चुके हैं इस निशान पर, और ये छोड़ेंगे, इसको देखेंगे नहीं, अंगुली अपने आप में इतना सेंसिटिव रहिएगा कि इसको छोड़ते ही ये स्टॉप वॉच ऑन हो जाए। देखिए ये दब जाएगी तो स्टॉप वॉच ऑन हो जाएगी, एक बार दब जाएगा रुक जाएगा, फिर एक बार दब जाएगा तो 0 पर आ जाएगा। तो आप लोग भी करेंगे तो ऐसे ध्यान रखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 यहाँ गिने, स्टॉप वॉच यहाँ रोके। ये देख करके नहीं चलना है, ये देखना है, क्योंकि हमको गिनना ये है, ये तो पढ़ ही रहा है, अपना काम ये कर रहा है। तो असली एक एरर ये भी आती है कि हम स्टॉप वॉच को ऑन करते समय और ऑफ करते समय ऑसिलेशन से ध्यान हटा करके क्या करते हैं, स्टॉप वॉच को लाते हैं। ये अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने एक्सपेरिमेंट पे एरर को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अशुद्धियां जोड़ रहे हैं। तो क्लियर है। तो पहले होल से हमने 10 ऑसिलेशन को कराया, 10 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम हमको यहाँ दिखाई दे रहा है वो टाइम मेरा यहाँ आ चुका है 15.8 सेकेंड। तो ये देखिए अब टेबल में भर रहा हूँ। देखिए सीरियल नंबर 1 मतलब 1 पहला होल, क्लियर है। अब देखिए क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ द नाइफ एज फ्रॉम वन एंड ऑफ द बार। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ द नाइफ एज फ्रॉम वन एंड ऑफ द बार। तो अब सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, वन एंड। देखिए ये दोनों चीजों में थोड़ा अंतर रखिएगा। कई लोग इसी चीज को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेजर करते हैं, और अगर आप एंड से आएंगे तो देखिए क्या मेजर करेंगे। तो आप पहले होल से आप चले हैं। जब आप देखेंगे टेबल के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा, उसके लिए मैं यहाँ व्यवस्था रखा हूँ। तो आप जब पहले होल से पहले पॉइंट से चलेंगे तो आप पाएंगे कि इसको क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर की दूरी बांध के चलेंगे, क्योंकि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर हर एक होल की दूरी होती है। तो आप पहले होल से होल नंबरिंग एक तरह सीरियल नंबरिंग क्या बता रही है, होल्स की नंबरिंग बताएंगे। क्लियर बात। या इसको अभी आप चाहें तो अलग से भी एक कॉलम बना सकते हैं कि होल नंबरिंग करके भी। तो आप देखिए हमने पहले होल से लटकाया और जो हमने रीडिंग पढ़ा 10 ऑसिलेशन को पूरा करने में, वो पढ़ा आपका 15.8 सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड में रहेगा इसलिए मैं ठीक लिख दे रहा हूँ, 15.8 सेकेंड। अब देखिए मीन वैल्यू मैं यहाँ लिखा हूँ। मीन वैल्यू क्यों लिखा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँ। जैसे नियम ये है कि पहले होल से हमने एक बार लटकाया, 10 ऑसिलेशन को पढ़ा, ये रीडिंग नोट कर लिया, दोबारा फिर इसी चीज को रिपीट करें, नियम संगत ये है। तो एक ही होल पर 3 बार रीडिंग ले, तब देखें कि अगर हम सही पढ़ रहे होंगे तो तीनों रीडिंग हमारी सेम आनी चाहिए या आसपास आनी चाहिए। अगर कोई एक बहुत अधिक डाइवर्ट हुई है, डेविएट हुई है,
तो इसका मतलब वो गलत है। तो जो दो नियरेस्ट हैं उनको जोड़ करके उनका क्या लेना चाहिए, मीन लेना चाहिए। लेकिन चूंकि हम एक ही बार पढ़ रहे हैं अभी आपको बताने के लिए, इसलिए मैंने वन टाइम लिया है। तो यही जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू भी हो जाएगी, क्योंकि एक ही बार ऑब्जर्वेशन लिया। लेकिन अगर आपके पास टाइम रहे तो आपको कम से कम 3 बार रिपीट करना चाहिए। क्लियर बात? तो अभी के लिए यही आपकी मीन वैल्यू भी हो गई। अब देखिए 10 ऑसिलेशन को पूरा करने में जो समय लगा वो 15.8 है, और टाइम पीरियड की परिभाषा कहती है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल। एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है वही टाइम पीरियड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15.8 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका क्या हो गया 1.58 सेकेंड, ये टाइम पीरियड हो गया पहले होल के। क्लियर बात? ये फर्स्ट होल से टाइम पीरियड आपने पा लिया। अब यही काम चलेंगे हम दूसरे होल से भी करने की ओर। तो सेकंड नंबर वाले होल पर अब चलते हैं और सेकंड नंबर वाले होल्स पर रीडिंग को पढ़ने की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब फिर से सेटअप पर आ जाइए और देखिए अब वही काम हम फिर रिपीट करेंगे। देखिए अब हमने फिर क्या किया, अब दूसरे नंबर के होल पर जाने के लिए हम यहाँ से इस नट होल लिए और फिर हमने इसको सेट किया दूसरे नंबर के लिए। आप देखिए अब दूसरे नंबर पर हमने इसको कसा और फिर यहाँ से हमने इसको सस्पेंड किया। सस्पेंड करते समय ये जरूर ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी ऐसा ना सस्पेंशन करें कि जिससे दीवार से ये टच कर जाए, क्योंकि अगर दीवार से टच करेगा तो आपका ऑसिलेशन उतना अच्छा आएगा नहीं, समझ रहे ना। इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए सस्पेंड करते समय, लटकाते समय। देखिए अब सेम प्रोसेस से रिपीट करना है, घड़ी को 0 पर कर लेना है। अब देखिए फिर से हमने क्या किया, ये हम जहाँ निशान लगाए वहाँ पहुँचे और देखिए इधर छोड़े और इधर स्टॉप वॉच आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अब फिर हम 10 ऑसिलेशंस के लिए पढ़े हैं और जो हमारे पास 10 ऑसिलेशंस के लिए रीडिंग अब आई है वो आई है हमारी 15.5। तो अब सेकंड नंबर वाली होल है और 10